स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम साइंस जो है क्लास 10th का उसके सभी चैप्टरों को करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो है जैव प्रक्रम, जो कि बायोलॉजी से होने वाला है। तो यदि आप इसका सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो उसका भी क्लास आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, अपनो एजुकेशन चैनल पर ही उसका भी क्लास कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हम लोग जो पहले देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैव प्रक्रम से बनने वाला है हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आप विश्वास रखिए कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो इसी PDF से पूछा जाएगा, इसकी 90% गारंटी है। तो देखते हैं एक एक करके पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने वाले हैं वो क्या है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, मृतजीवी। मृतजीवी किसका उदाहरण है, तो ये परजीवी पोषण का उदाहरण है। कितने प्रकार का पोषण होता है, तो दो प्रकार का पोषण होता है, एक होता है स्वपोषी और एक परपोषी। परपोषी दो प्रकार के, परजीवी और मृतजीवी। तो मृतजीवी का यहाँ डिफिनेशन भी आप देख लिए, और यदि उल्टा करके पूछे तो वो भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन नहीं लाए हैं क्योंकि 4 ऑप्शन लाने में तो हम लोग को ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ से यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखें तो क्वेश्चन ना होने का तो डर खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल। क्योंकि यदि हम लोग अपने आप को स्वपोषी समझें, हम लोग हैं तो परपोषी, मानव या फिर कोई भी जंतु परपोषी होते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को स्वपोषी बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्लोरोफिल। क्योंकि पेड़ पौधे क्लोरोफिल बना सकते हैं लेकिन हम लोग अपने आप क्लोरोफिल नहीं बना सकते हैं। बाकी 3 चीज़ें तो प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमको चाहिए प्रकाश वो तो सूर्य से प्राप्त हो जाएगा, और जल तो प्राप्त हो ही जाता है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल, जो कि सिर्फ किसके पास होता है, पेड़ पौधा के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में देखिए ना, वायुमंडल में बहुत सारे गैसें पाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य गैस है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। और कितना पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और अन्य गैसेस कितना पाई जाती हैं, 0.97%। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी एक को पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप इसको रट लीजिए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसेस 0.97%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो हरे पौधों में कौन सी विधि होती है, स्वपोषी होती है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब भी होगी तो दिन में होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उसको प्रकाश चाहिए, और प्रकाश हम लोग कब ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं। इसका कारण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। उल्टा के पूछ सकते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कूटपाद। अगला क्वेश्चन कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में कौन सी होती है, मृतजीवी। यहाँ से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है, इसलिए आपको सारा क्वेश्चन ध्यान रखना है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किससे करता है, कूटपाद। ये पहले भी पूछा जा चुका है। कवक में पोषण की कौन सी विधि, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमाटा या रंध्र जिसको कहते हैं, पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो पौधों के किस अंग में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और स्टोमाटा के बाहर एक गार्ड सेल्स लगा रहता है जो कि स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। गार्ड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम में आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है पौधों में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज के रूप में। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कि पौधों में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज के रूप में। पौधों में ऊर्जा परिवहन या स्थानांतरण किस रूप में होती है, तो सुक्रोज के रूप में। और ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, कोई एक पूछ सकता है कि ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज के रूप में। परिवहन किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। और भंडारण किसके रूप में, मतलब संचय किसके रूप में होता है, तो स्टार्च या मंड के रूप में। इसको हम लोग चोकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वो किस क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। पौधों में गैसों का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। तो जब किस अंग द्वारा पूछा जाए तो वो अंग कौन सा होता है, पत्ती। वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम का काल, जो से जाइलम और जो से जल। जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा, जल का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ही क्यों, क्योंकि जल जो पाया जाता है वो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और पृथ्वी के अंदर से जड़ द्वारा नीचे से ऊपर की ओर जल का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम का कार्य, फ से फल याद रखना है और पौधों में कोई ना कोई फल होता है तो उसका कार्य क्या है, भोजन का स्थानांतरण। हम लोग फल किसके रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में। तो ये एक ट्रिक है, भोजन का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर। जब फ्लोएम की बात आए तो भोजन का स्थानांतरण नीचे से ऊपर भी होता है और ऊपर से नीचे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है और रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में देखिए 4 तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, बेस्म दे देगा या फिर कोष्ठक देगा या फिर चैम्बर देगा या फिर कक्ष देगा। कुछ भी दे तो उसका आंसर एक ही है, कितने, 4 बेस्म पाए जाते हैं। यदि आपको नाम जानना है तो होता है बयानिलय, दयानिलय, बया अलिंद और दया अलिंद, ये 4 बेस्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टैलिन, जो कि आप लोग से पूछा जाएगा। और सारे एंजाइम होते हैं जो कि आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 3 जोड़ी। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है सबमैंडिबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो मानव रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है 20 mg, कहीं कहीं 30 mg भी होता है। तो 20 mg से 30 mg ये सामान्य मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकलती है। तो 20% ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकलती है श्वसन क्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। तो जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह श्वसन कहलाता है। ऑप्शन में पोषण भी रहता है लेकिन पोषण इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार का भौतिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार का कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया। तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 26 से जो आगे बढ़ेंगे ये हम लोग पार्ट 2 में बढ़ेंगे, दूसरा लेक्चर में बढ़ेंगे। यदि उसका भी आपको क्लास चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।